हेलो दोस्तों, द साइंस कॉन्सेप्ट 7 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न हल करेंगे जो बार बार हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कल हमने इसके कुछ क्वेश्चन हल कर लिए थे। जैव प्रक्रम ये चैप्टर है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहले से कि आपको कितने प्रश्नों के आंसर पहले से मालूम, कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पहला है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? गतिज ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा, या फिर यांत्रिक ऊर्जा? इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। चलिए एनसीईआरटी की व्याख्या देखते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल द्वारा सौर ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस अंग में शुरू होता है? मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में, या फिर ग्रसिका में? मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस अंग से शुरू होता है? आमाशय से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए व्याख्या देखते हैं, एनसीईआरटी व्याख्या। आमाशय, जिसे स्टोमच कहते हैं, में उपस्थित जठर ग्रंथियों से पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन के द्वारा, श्लेष्मा के द्वारा, लार एंजाइम के द्वारा, या पित्त रस के द्वारा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्लेष्मा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। जठर रस में मौजूद श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी दीवार को अम्ल के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भोजन को आगे धकेलना, एंजाइम का स्राव करना, अवशोषण का सहित क्षेत्रफल बढ़ाना, या वसा का इमल्सीकरण करना? चलिए इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण का सही सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम का मुख्य कार्य होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है। चलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखते हैं। उंगली जैसे प्रवर्धन दीर्घ रोम पाचित भोजन को सोखने के लिए अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का इमल्सीकरण पाचन तंत्र के किस रस द्वारा किया जाता है? वसा का इमल्सीकरण पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा किया जाता है? जठर रस द्वारा, अग्नाशय रस द्वारा, पित्त रस द्वारा, या लार रस द्वारा? इसमें सही आंसर होगा पित्त रस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं, एनसीईआरटी व्याख्या। यकृत से स्रावित पित्त रस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव में होता है, केंद्रक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म में होता है। चलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखते हैं। 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पायरुवेट में बदलने का पहला प्रक्रम कोशिका द्रव में पूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट किस अम्ल में बदल जाता है?
पायरुवेट जौन होता है एथेनॉल में बदलता है कि एसिटिक अम्ल में कि लैक्टिक अम्ल में कि साइट्रिक अम्ल में। इसमें सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने पर हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे क्रैम्प दर्द होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के मुख्य उत्पाद क्या हैं? ईस्ट में अवायवीय श्वसन के मुख्य उत्पाद क्या हैं? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा है, या केवल पायरुवेट है। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन होता है, जिससे पायरुवेट एथेनॉल और CO2 में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय श्वसन के दौरान पायरुवेट का पूर्ण विखंडन कोशिका के किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है, लाइसोसोम में होता है, या अंतःद्रव्यवी जालिका में होता है? बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें एनसीईआरटी व्याख्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा ATP में बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र में गैसों के विनिमय के लिए सतह कौन प्रदान करता है? मानव श्वसन तंत्र में गैसों के विनिमय के लिए सतह कौन प्रदान करता है? श्वास नली, श्वसनी, कूपिका या फिर कंठ? इसमें आपका सही आंसर होगा कूपिका, एल्वियोली जिसे कहते हैं। एनसीईआरटी व्याख्या है, फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली गुब्बारे जैसी कूपिकाएं रक्त और वायु के बीच गैस के आदान प्रदान के लिए सतह देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में मुख्य श्वसन वर्णक कौन सा होता है? मानव शरीर में मुख्य श्वसन वर्णक कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है, हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा होता है, या फिर प्लेटलेट्स होती हैं? बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर क्या होगा बताइए? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता रखता है और इसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? रक्त का कौन सा घटक चोट लगने में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? प्लाज्मा, RBC, WBC या फिर प्लेटलेट्स? इसमें आपका सही आंसर होगा प्लेटलेट्स। ये यहाँ पर जाने गलत लिख गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स हैं यहाँ पर। कोशिकाएं चोट के स्थान पर रक्त का थक्का जमाकर बहते हुए रक्त को रोकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने के लिए कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं कि 5 कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। मानव हृदय 4 कोष्ठ, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय में बटा होता है ताकि साफ और अशुद्ध खून आपस में ना मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पादपों में जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पादपों में जल और खनिज लवणों के लिए परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? फ्लोएम उत्तरदायी होता है कि जाइलम होता है कि रसधानियाँ होती हैं कि रंध्र होता है? इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम उत्तरदायी होता है। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। पौधे में जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा सोखे गए जल और खनिज को पत्तियों तक ऊपर की ओर पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के परिवहन को क्या कहते हैं और यह किससे होता है? वाष्पोत्सर्जन या जाइलम द्वारा होता है, स्थानांतरण या फ्लोएम द्वारा होता है, विसरण या रंध्र द्वारा होता है या श्वसन क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है? इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। पत्तियों में बने भोजन के परिवहन को स्थानांतरण कहते हैं। पत्तियों में बने भोजन के परिवहन को स्थानांतरण कहते हैं, जो फ्लोएम ऊतक द्वारा पौधे के सभी भागों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, विसरण कहलाता है या परासरण कहलाता है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। पत्तियों में रंध्रों द्वारा पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह जड़ों से पानी खींचने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, कूपिका है या यकृत कोशिका है? इसमें ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। वृक्क के अंदर खून को छानने वाली मुख्य संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क मतलब किडनी में हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को रक्त से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, विस्तरण कहलाती है, निस्यंदन कहलाती है या आत्मसतीकरण कहलाती है? इसमें आपका सही आंसर होगा निस्यंदन कहलाती है, फिल्ट्रेशन जिसे कहते हैं। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। नेफ्रॉन के वोमेन संपुट में स्थित कोशिकाओं के गुच्छ द्वारा यूरिया जैसे अपशिष्ट को छानना निस्यंदन कहलाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है? वसा का पाचन करना, स्टार्च को शर्करा में बदलना या प्रोटीन का पाचन करना या विटामिन का अवशोषण करना? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च को शर्करा में बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च को शर्करा में बदलना, एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। मुख में मौजूद लार एंजाइम भोजन के जटिल स्टार्च मंड को सरल शर्करा माल्टोज में तोड़ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? प्रकाश की तीव्रता पर, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर, क्लोरोफिल की उपस्थिति पर, वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति पर? इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप, क्लोरोफिल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुख्य है। नाइट्रोजन का इससे सीधा संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, या उपरोक्त सभी आएगा? इसमें आपका उपरोक्त सभी होगा। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। हरे पौधों को अपना भोजन खुद बनाने के लिए धूप, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी तत्वों की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशयी रस जिसे पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं में प्रोटीन और वसा के पाचन के लिए कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेनिन होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है, एमाइलेज और पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन और एमाइलेज होता है। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन और एमाइलेज होता है। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। एनसीईआरटी व्याख्या है, अग्न्याशय से निकलने वाले रस में प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन और वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं, 4 या 5 कोष्ठ होते हैं? इसमें सही आंसर है आपका 2 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 कोष्ठ होते हैं मछलियों के हृदय में। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। मछलियों का हृदय केवल 2 कोष्ठकों का होता है, जहां से अशुद्ध रक्त फ्लोएम में साफ होने के लिए भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमेन संपुट शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? बोमेन संपुट शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, या परिसंचरण तंत्र का? इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। बोमेन संपुट नेफ्रॉन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नेफ्रॉन का हिस्सा है, जो खून के कचरा छानकर उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से मूत्र का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस किस अणु में टूटने से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस किस अणु के टूटने से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज, या फिर क्लोरोफिल? इसमें आपका सही आंसर है जल के टूटने से निकलती है। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा द्वारा जल के अणुओं का अपघटन होता है। जल के अणुओं का अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किस कोशिका पर निर्भर करती है? सहचर कोशिकाओं पर, द्वार कोशिकाओं पर, बाह्य त्वचीय कोशिकाओं पर, या जाइलम कोशिकाओं पर? इसमें आपका सही आंसर है द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती है। देखो एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। एनसीईआरटी व्याख्या है, द्वार कोशिकाओं में पानी भरने पर वे फूल जाती हैं, जिससे रंध्र खुल जाते हैं और पानी निकलने पर सिकुड़कर बंद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, जिसे कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं? एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अमोनियम ट्राइफॉस्फेट, अमोनियम ट्राइफॉस्फेट हो गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या एड्रेनालिन ट्राइफॉस्फेट? इसमें आपका सही आंसर है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। कोशिकीय श्वसन में निकली ऊर्जा को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में संचित किया जाता है, जो ऊर्जा मुद्रा है। जो क्या है? ऊर्जा मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अग्न्याशय है, यकृत है, थायराइड है, या फिर लार ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर जिसे कहते हैं। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। एनसीईआरटी व्याख्या है,
यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन में मदद के लिए पित्त रस बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र को बाहरी आघातों और झटके से बचाने के लिए मस्तिष्क के चारों ओर कौन सा द्रव पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस टिश्यू को बाहरी आघातों को झटकों से बचाने के लिए मस्तिष्क के चारों ओर कौन सा द्रव पाया जाता है। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, प्लाज्मा, लसिका या फिर जठर द्रव। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ए आएगा। इसमें प्रमस्तिष्क मेरु द्रव पाया जाता है। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स कपाल के अंदर तरल से भरे गुब्बारे में होता है जिसे प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं। यह झटकों को अवशोषित करने के लिए कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है। केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से या फिर केवल हड्डियों से। चलिए एक ऑप्शन यहाँ पर है या फिर केवल हार्मोनों से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आएगा कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से। चलिए एनसीईआरटी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अलावा मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस का निर्माण करती है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा ही तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।